Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, सेट नंबर 9। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ईटीटी बैच सेकेंड जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके लाइव एंड रिकॉर्डिंग सेशंस जो है अवेलेबल हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज जनरेटेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली। देखो कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि इसके रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चंस हैं। तो उसके अंदर क्या है, देखो। लेट्स सपोज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वाइट डायरेक्शन के अंदर है। एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस जेड डायरेक्शन के अंदर है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से जो है वो प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अंदर है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड के अंदर है, एंड इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो एक्स के अंदर है, मतलब आगे की तरफ जा रही है और ऑसिलेट किस डायरेक्शन में हो रही है वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अभी ये जो डायग्राम है ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड बाय एनी मूविंग चार्ज, एनी एक्सेलरेटिंग चार्ज, only a charge with changing acceleration, only charge with moving acceleration। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनी एक्सेलरेटिंग चार्ज। कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ई क्रॉस बी गिव्स। वो कह रहे हैं बेसिकली, हमारे पास वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होएगी अगर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को आंसर देगा कि वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अगर ई एक्स के अंदर है या वाई के अंदर है, ये जेड के अंदर है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब इसका आंसर आएगा वो ई एक्स आएगा, तो ई एक्स उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो यहाँ अब देखो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या आएगा फिर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन बताएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? डी भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन को बताता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट। जो वेव फ्रंट होता है वो क्या कैसा होता है? ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेज। इसको वैसे मैं आगे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेव फ्रंट होता क्या है, एक बार और देख लीजिए। तो जो हमारे पास वेव फ्रंट है, लेट्स सपोज कि मैंने वाटर के अंदर जो है एक स्टोन थ्रो किया तो वहां से रिपल बने। तो रिपल क्या होता है? डिस्टर्बेंस। वहां से वेव्स बनी बेसिकली। वेव्स क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूल्स। तो जो वेव्स है वो कुछ इस तरह से बनी, लेट्स सपोज। ठीक है, ऑब्वियसली ये मैं बहुत कम कम वेव दिखा रही हूँ, बिल्कुल साथ साथ वेव्स आएंगी। ठीक है, इस तरह से वेव्स बन रही हैं। देन उसके बाद क्या है, ये हमारे पास अगर मैं सभी के जो है क्रस्ट क्रस्ट को मिला दूं आपस में तो मेरे पास ये क्या हो गया, एक वेव फ्रंट। फिर आगे दोबारा से नेक्स्ट क्रस्ट क्रस्ट को मिला दूं तो मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट वेव फ्रंट। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से अगर मिलाई जाऊं हर एक क्रस्ट को तो वेव फ्रंट हो गया। तो वेव फ्रंट इज अ कांस्टेंट फेज। फेज है ये, एक फेज जो सारे कांस्टेंट फेज हैं इनके, इस चीज को वेव फ्रंट बोला जा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ऑब्डेड बाय। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसने क्या बताया था हमें? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि जो बेसिकली हर एक जो पार्टिकल है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाफ स्पिन है। हाफ स्पिन वाले पार्टिकल जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो या फिर जो अनपेयर्ड वाली चीजें हैं वो फॉलो कर रही हैं।
तो ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द चार्ज पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऑल द पार्टिकल्स विद स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ हाफ, ऑल द पार्टिकल्स स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखो जहाँ पे पॉलिक्स प्रिंसिपल आ गया ना, वहाँ पे फर्मियंस की बात हो रही है बेसिकली। तो फर्मियंस का क्वांटम नंबर हाफ होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है ना उनका। तो यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स विद स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू हाफ, वो पॉलिक्स प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, ऑबे कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पर्पस ऑफ द मिरर्स एट द एंड ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर इज। तो वो कह रहे हैं कि मिरर्स का जो पर्पस है हीलियम नियॉन लेजर के अंदर, हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हमने पढ़ा है ना कि कुछ इस तरह से जो है मिरर्स लगे होते हैं, एक जो है पार्शली रिफ्लेक्ट होता है, एक फुली रिफ्लेक्ट होता है। तो अंदर जो है सारा सिस्टम इधर होता है। तो हीलियम नियॉन लेजर के अंदर जो मिरर्स लगे होते हैं उनका क्या काम होता है, टू एंश्योर दैट नो लेजर लाइट इज हीट, टू एब्जॉर्ब सम ऑफ फोटॉन्स, टू इंक्रीज द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द स्टिमुलेटेड एमिशन। कैसे, किस तरह से? देखो जब हमें लेजर एक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जस्ट अ मिनट, वो नीचे आते हैं विद द एमिशन ऑफ द एच न्यू फोटोन। तो हमारे पास देखो, अगर एक फोटोन इस तरह से गया, ठीक है, तो वो बाहर नहीं जाता, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, वो यहाँ इस पर्टिकुलर मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और किसी और मॉलिक्यूल को नीचे भेजता है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे भेजता है। इस तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो एक दूसरे में इन मिरर्स के अंदर ही रिफ्लेक्ट होता रहता है। और रिफ्लेक्ट होता रहता है मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के क्लोज से गुजरता है उसको स्टिमुलेट करवाने के लिए, ठीक है। तो जो मिरर्स लगे होते हैं ये इस वजह से ही लगे होते हैं, ताकि हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो इंक्रीज हो सके, टू इंक्रीज द स्टिमुलेटेड एमिशन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। नेक्स्ट हमारे पास इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर द फर्मी लेवल इज, फर्मी लेवल क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के क्या अंदर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, पी टाइप नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हुए। तो जो हमारे पास फर्मी लेवल है फिर वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड, क्लोज टू द वैलेंस बैंड, ठीक है। शिफ्ट नियर टू द कंडक्शन बैंड, शिफ्ट नियर टू द वैलेंस बैंड, उसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट नियर टू द वैलेंस बैंड। तो एन टाइप के अंदर क्या होता है, एन टाइप के अंदर शिफ्ट जो है कंडक्शन बैंड की तरफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शिफ्ट नियर टू द वैलेंस बैंड। नेक्स्ट हमारे पास अभी न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होता है उसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है बान, ठीक है। तो याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ बान, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिकल, इन द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इक्विवेलेंट ऑफ इनर्शिया इज। देखो मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में पहले फर्क देखो, मैकेनिकल ऑसिलेशन के अंदर, ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है, एम होता है, एंड उसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के अंदर एम को एल से चेंज कर दिया जाता है, मतलब मास को इंडक्टेंस से चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर। मैकेनिकल के अंदर ये मैकेनिकल है एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल के अंदर हमारे पास जो डैम्पिंग रेजिस्टेंस होती है उसको इलेक्ट्रिकल के अंदर नॉर्मल रेजिस्टेंस से चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल होते हैं ये वाले सिस्टम्स। तो जो मास है वो इनर्शिया से रिलेटेड है, मैकेनिकल के अंदर जो मास है वो इनर्शिया से रिलेटेड है ना, मास इज इक्वल रिलेटेड टू इनर्शिया। सिमिलरली फिर जो इंडक्टेंस होएगा वो भी इनर्शिया से रिलेटेड होएगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन द इक्विवेलेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, या। नेक्स्ट है हमारे पास इन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मींस, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एसी है, ठीक है, इसको मैंने रेक्टिफायर करना है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर बोला, वो रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कुछ इस तरह से होता है, या फिर इस तरह से, वो तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से हम साइकिल शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर करेक्ट, हाँ, हाफ ऑफ द एसी वेव इज इन्वर्टेड, हाफ ऑफ द एसी वेव इज कट ऑफ। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हाफ ऑफ द एसी वेव इज कट ऑफ, हाफ ऑफ द एसी वेव जो है कट ऑफ हो जाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सारी कट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ए सब्सटेंस विद द हाई रिटेंटिविटी। देखो ये फेरोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक के अंदर है।
जिसके अंदर बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में समझाया जाता है। हिटरिसिस कर्व बनवाई जाती है, ठीक है। तो या वो कह रहे हैं कि सब्सटेंस विद हाई रिटेंटिविटी जिसकी होती है उसके लिए कैन मेक अ गुड एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट, रिपेल बोथ नॉर्थ साउथ मैग्नेट, इट ऑलवेज अ डायमैग्नेट मटेरियल, इट वेल सूटेड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी वाली जो टर्म्स हैं ये बेसिकली मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रही होती है, ठीक है, कि मैग्नेट है वो कितनी देर तक मैग्नेटाइज रह सकती है, जो मैग्नेट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो सकती है, ठीक है। तो जो हाई रिटेंटिविटी मतलब बेसिकली, तो रिटेंटिविटी बेसिकली क्या चीज बता रही है, हाई रिटेंटिविटी होना मतलब किसी पर्टिकुलर मैग्नेट को जितना देर तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं सॉरी, तो उतना देर तक वो मैग्नेट रहती है। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी हाई रिटेंटिविटी हो, तो वो हाई रिटेंटिविटी में बताती है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के हटाने के बाद वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो कितनी देर तक मैग्नेटाइज रह सकता है, वो उसकी होती है रिटेंटिविटी पावर। तो जिसकी हाई रिटेंटिविटी है तो मतलब वो परमानेंट मैग्नेट के लिए सुटेबल है, कि वो बहुत टाइम तक उसी पर्टिकुलर मतलब मैग्नेट बनी रहेगी, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट बना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के हटाने के बाद भी, ठीक है। तो a substance with high retentivity is well suited to make a permanent magnet, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास the speed of the sinusoidal wave on a string depends upon, जो स्पीड ऑफ साइनोसोडल वेव है, स्पीड साइनोसोडल वेव की, ये हमारे पास स्ट्रिंग वेव है, इसकी जो बेसिकली स्ट्रिंग को अगर हम वाई एक्सिस के अंदर जर्क देते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरह से जो है बनेगी। तो उसकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेंशन उसको रोकती है ना, टेंशन उसको रिटेन करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे लाती है टेंशन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। तो स्पीड ऑफ द साइनोसॉइडल वेव ऑन स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है स्पीड। टेंशन जितनी कम स्पीड उतनी ज्यादा, टेंशन जितनी ज्यादा स्पीड उतनी कम, ठीक है। तो या इसकी ऑब्वियसली डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स विद n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1 फॉर एन एटम इज, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन है कितनी ऑक्यूपेशन उनके लिए है, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मतलब ये तो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग है, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यू होती है। l इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग s आता है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग p आता है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग d आता है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग f आता है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा होगा, p ऑर्बिटल होगा। तो p और ऑर्बिटल के पास तीन ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, पी सबशेल के पास तीन ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसके अंदर फिर जो इलेक्ट्रॉन्स की रहने की पावर है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 स्टेट्स हैं इसके अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अभी अगर आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको पर्टिकुलर पेपर की जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना नेम, जिस पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल और फीमेल, ये सब कुछ टाइप करके हमें इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ देखो कोचिंग अवेलेबल्स है मास्टर कैडर के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स, जो कि ऑब्वियसली फिजिक्स मैं टीच कर रही हूँ, एसएसटी मास्टर कैडर, इंग्लिश मास्टर कैडर, हिंदी मास्टर कैडर एंड पंजाबी मास्टर कैडर। तो जिन लोगों ने अभी तक इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत हेल्पफुल, ठीक है, तो उसमें अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप जल्दी से जाके लें। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करके हमें या फिर मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या आप इनसे रिलेटेड जो है डेमो भी चेक कर सकते हैं, प्ले स्टोर के अंदर जाके टेक बजर अकेडमी के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो है ओपन जो है डेमोस पड़े हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। या नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो था वो कौन सी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाया था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी ओम्स लॉ को तो डिस्क्राइब कर लिया था उसने, हीट कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी, तो डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स नहीं बता पाई थी वो बेसिकली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब कंडक्टर्स को तो फिर भी बता दिया था लेकिन उसने इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को कुछ नहीं बता पाई थी, मतलब कंडक्टर्स इंसुलेटर सेमीकंडक्टर आपस में किस तरह से अलग है, जो इंसुलेटर्स है उनके अंदर क्यों नहीं एज सच मतलब हो पा रहा है, कंडक्टिंग नहीं हो पा रही है, उसको कुछ चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास ए होल रेफर्स टू, जो होल है वो किसको बता रहा है? देखो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के केस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बाय थर्मल इक्विलिब्रियम अगर हम इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा और यहाँ पे एक होल रह जाएगा। ठीक है, तो होल क्या है फिर? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अदरवाइज फिल्ड बैंड, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट इन सॉलिड नहीं, द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन अदरवाइज फिल्ड बैंड, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मिजनर इफेक्ट इन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद, तो जो मिजनर इफेक्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? पैरामैग्नेटिक स्टेट, फेरोमैग्नेटिक स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इलेक्ट्रॉन ट्यूनिंग थ्रू द इंसुलेटर। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने शायद लास्ट सेट के अंदर भी पढ़ा था, उसके अंदर ये क्या था, बेसिकली वहां पे जो मिजनर इफेक्ट था उसके अंदर ऑप्शंस और दे रखे थे कि वो कौन सी स्टेट से मैटर करता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो वहां पे हमने डायमैग्नेटिक किया था। लेकिन एक्चुअल में जो मिजनर इफेक्ट है वो सुपर कंडक्टिव स्टेट, और सुपर कंडक्टिव स्टेट में कोई भी जो मैटर है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही ऐसी चीज होती है बेसिकली जो हमारे पास फ्लक्स लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो रिपेल करना शुरू कर देती है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है और इसको सुपर कंडक्टिंग स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 and 4 हर्ट्ज आर सुपर इम्पोज्ड, दो वेव्स जिनकी एक की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, एक की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, अगर वो सुपर इम्पोज कर जाए देन द बीट फ्रीक्वेंसी, बीट क्या होता है? हल्का सा डिफरेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस उसको हम बीट्स बोलते हैं। तो जो टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, एक की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, अगर वो सुपर इम्पोज करती हैं देन द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 4 - 2, 4 - 2 इज 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई कॉरस्पॉन्ड टू द पाथ डिफरेंस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमें बताना है। देखो फेज डिफरेंस पाई, अगर फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? λ/2, बस। ठीक है, फेज डिफरेंस पाई/2 हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस λ/4 हो जाएगा, तो ये थोड़ी बहुत चीजें याद ही रखो तो बेटर रहेगा। तो फेज डिफरेंस ऑफ पाई कॉरस्पॉन्ड टू द पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, इफ देयर आर dn नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैविंग एनर्जीज इन अ गिवन रेंज d, वो कह रहे हैं अगर हमारे पास dn नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जीज की गिवन रेंज d है, देन dn/d इज कॉल्ड, तो dn/d को क्या हम कहेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर यूनिट एनर्जी स्टेट, उसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस होता है वो हमारे पास इस तरह से हो जाता है, 2n प्लस λ/2, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की है, और n λ/2 नहीं होना चाहिए, हाफ इंटेग्रल नहीं होना चाहिए, इंटेग्रल होना चाहिए, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हाफ इंटेग्रल्स है, नन ऑफ दिस नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इंटेग्रल होना चाहिए, n लैम्डा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द इंटीजर। ठीक है, तो 90s का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो लैम्डा डेल्टा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज कंजर्वेटिव इफ कंजर्व रहना किस चीज का। ठीक है, जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वो कब कंजर्वेटिव होएगा? अगर कोई चीज कंजर्व्ड रहेगी, मतलब क्लोज लूप की बात करें कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना, तो इट वर्क्स इक्वली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट ऑब्वियस न्यूटन सेकंड लॉ, इट ऑब्वियस न्यूटन थर्ड लॉ, इट वर्क्स इट्स वर्क, कंजर्वेटिव पार्टिकल का जो वर्क है इट डिपेंड्स अपॉन द एंड पॉइंट्स ऑफ द मोशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एंड नॉट द पाथ बिटवीन देम। ठीक है, तो उस चीज को कंजर्व होना बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज कंजर्वेटिव अगर वर्क जो है डिपेंड करेगा एंड पॉइंट्स ऑफ मोशन पे एंड नॉट द पाथ बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो ऐसी एनर्जी है दैट मस्ट बी सप्लाइड टू, बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए होती है बेसिकली हमें,
न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो रिमूव द न्यूक्लियन नहीं, रिमूव एन अल्फा पार्टिकल, रिमूव एन बीटा पार्टिकल, ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, अभी जो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल हैं बेसिकली ये तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं ना, तो या तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। उनको सेपरेट करने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए पार्टिकल विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एच कट। अब देखो यहाँ पे इंटेग्रल स्पिन की बात हो रही है, हाफ इंटेग्रल होता स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो फर्मियोन होता, यहाँ पे इंटेग्रल स्पिन है। ठीक है, यानी कि वन, बेसिकली वन एच कट। तो वो उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोसोन्स। ठीक है, उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे बोसोन्स, क्योंकि फर्मियोन्स क्या होते हैं, हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो भी हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स है। हेड्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो भी हाफ स्पिन वाले पार्टिकल है। वो ये सारे फर्मियोन्स को फॉलो करे, तो फिर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, बोसोन्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ simple harmonic oscillation has got a displacement of 0.02 meter and acceleration equal to 2.0 meter per second square at any time, the angular frequency of the oscillator is equal to, हमें angular frequency निकालनी है। तो basically acceleration और angular frequency इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, a is equals to omega square y। angular frequency निकालनी है तो omega square is equals to a by y and ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बाई वाई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2.0, मतलब 2 ही ले लें, वाई कितना है 0.02। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, रूट ऑफ 100 इज 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 20 mm डिस्प्लेसमेंट, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 60 mm। बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो देखो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इतना दे रखा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकालनी है, कहाँ पे, एट 20 mm डिस्प्लेसमेंट। जब हम बॉडी को 20 mm डिस्प्लेस करेंगे तो बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और एम्पलीट्यूड भी दे रखा है 60 mm। तो वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला से रिलेट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कितना दे रखा है 2, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, एम्पलीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड 60। ठीक है, एंड एक और चीज दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स, एक्स कितना दे रखा है 20। ठीक है, बस सिंपल, और सारी वैल्यूज पुट करो, v इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है 2 रूट ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 113 mm पर सेकेंड। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस इसको सॉल्व करना है, अब तो ईजी है। ठीक है, 60 को खोलो 20 को खोलो माइनस करो, आंसर आ जाएगा, तो 113 mm पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है ना ये मीटर पर सेकेंड की वैल्यूज है, ये थोड़ा सा इसके अंदर ना 20 मीटर 60 मीटर ये भी, ये सारी यूनिट्स के अंदर जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, मीटर पर सेकेंड के अंदर आएगा वो। ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना, बाकी सॉल्वेशन यही होगी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल है, तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल इन ऑर्डर की हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है अक्कर करवानी है, तो यूरेनियम 236 इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो या अभी हमारा ये सेट यहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइक आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर कि आपको जो सारी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच।